हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा के कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने वाले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, व्यंजन, भाषा या लिपि। तो इसका आंसर होगा भाषा, क्योंकि भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या साहित्य? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, क्योंकि व्याकरण भाषा के प्रयोग के नियम सिखाता है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? अक्षर, ध्वनि, शब्दावली या लिपि? तो एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। अक्सर एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे खुद हमारी हिंदी भाषा में ही अंग्रेजी भाषा, अरबी, फारसी के बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भाषा किसकी देन है? जनसमूह, देशकाल, सभ्यता या साहित्य? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, सभ्यता। किसी भी देश की सभ्यता या संस्कृति वहाँ की पहचान होती है और भाषा सभ्यता या संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ। सर्वप्रथम जो भाषा थी वह संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करते थे, वही भाषा होती थी। उसके बाद उसका मौखिक रूप आया और उसके बाद उसका लिखित रूप आया। प्रश्न नंबर 6 है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, परिनिष्ठित भाषा? इनमें आंसर होगा सी, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत? तो इसका आंसर होगा बी, संस्कृत। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? तो इसका आंसर होगा ए, हिंदी भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा? तो इसका आंसर होगा ए, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। साहित्य में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वह मानक भाषा होती है। तो किसी भी देश की भाषा जो साहित्य में प्रयोग की जाती है वह मानक होती है, स्टैंडर्ड होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत में? तो इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेदों में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है और ऋग्वेद हमारे देश के प्राचीनतम साहित्य भी हैं। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा? तो साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के दो रूप देखने में आते हैं प्राचीन समय में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जिस संस्कृत में वेदों की रचना हुई वो वैदिक संस्कृत कहलाई और जिस संस्कृत में लोक साहित्य रचा गया वह लौकिक संस्कृत कहलाई। जैसे हमारे रामायण और महाभारत लौकिक साहित्य हैं, तो ये इनकी भाषा लौकिक संस्कृत कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्ठी?
तो इसका आंसर होगा बी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रभाषा। वैसे तो हिंदी भारतवर्ष में राजभाषा घोषित है, राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि आप भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, तो वहां पर आंसर सी होगा, राष्ट्रभाषा। क्योंकि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो उस राष्ट्र द्वारा घोषित की जाती है। हिंदी को घोषित तो नहीं किया जाता, लेकिन किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा भी राष्ट्रभाषा कहलाती है और हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसलिए अगर भाषा को किसी वर्ग में रखा जा सकता है तो वह केवल राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित है। उसमें भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिन भाषाओं को उन्हें ही रखा जाता है। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या 22 है। तो इसका आंसर होगा डी, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, पाली या खड़ी बोली? तो इसका आंसर होगा बी, संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, पाली प्राकृत से। अगर यहाँ पे सभी अपभ्रंश दिए होते और इसमें शौरसेनी अपभ्रंश भी होता तो यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता, लेकिन यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी, पाली प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो वैसे तो सभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं, केवल बी ही देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा इसका कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत? तो हिंदी यहाँ पे आंसर होगा बी, फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, पाली, ब्रज? तो यहाँ पर आंसर होगा सी, पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। फ्रेंड्स, भाषाएं और इनके विकास, इनके रूप, इन भाषाओं के अंतर्गत आई हुई बोलियां, इनसे संबंधित वीडियोस मैंने बनाकर डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको अपभ्रंश का अर्थ स्पष्ट कर दूं। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, शाब्दिक अर्थ है ये इसका। वैसे जो संस्कृत का साहित्यिक रूप दैनिक जीवन में प्रयोग होने लगा और उसका रूप बदल गया, यानी कि उसका जो साहित्यिक रूप था उससे परिवर्तित हो गया और लोक जीवन में लोग उसे प्रयोग करते थे अपने व्यवहार में, उस बिगड़े हुए या परिवर्तित रूप को ही अपभ्रंश कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश थी? तो इससे तात्पर्य है कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की परिवर्तित या बिगड़ा हुआ रूप थी। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी अपभ्रंश से? इसका आंसर होगा ए, पैशाची अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत
या हिंदी? तो इसका आंसर होगा ए, पाली। पाली भारत की प्रथम देश भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, अवधी या ब्रज? तो इसका आंसर होगा ए, खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का या अभिव्यक्ति का? तो यहाँ आंसर होगा डी, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे बोलकर करें या लिख कर करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो इसका आंसर होगा डी, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या देवनागरी? तो इसका आंसर होगा डी, ब्रज भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली? तो इसका आंसर होगा सी, स्वयंभू ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है, क्योंकि अपभ्रंश क्या थी? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप थी जो लोगों के दैनिक जीवन में प्रयोग होती थी, तो इसलिए उसे स्वयंभू ने अपभ्रंश कहा। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आंसर होगा बी, रामचरितमानस में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो इसका आंसर होगा सी, मराठी। मराठी भाषा इन भाषाओं में से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? आंसर है 340, 343, 344, 347। तो इसका आंसर होगा बी, 343। इस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? हरियाणवी, खड़ी बोली, बघेली या अवधी? तो इसका आंसर होगा बी, खड़ी बोली का प्रचलित नाम है कोरवी। संस्कृत के समय में कौन सी भाषा जनभाषा के रूप में प्रचलित थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो इसका आंसर होगा ए, पाली संस्कृत के समय में जनभाषा के रूप में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 14 अक्टूबर? तो इसका आंसर होगा डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को यानी कि 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल आयंगर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका आंसर होगा बी, गोपाल आयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थीं? 10, 8, 14 या 22? तो इसका आंसर होगा सी, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो इसका आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है और यह 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था, यानी कि 1953 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित कीजिए। इसमें हिंदी भाषा के 5 रूप हैं और वो किस अपभ्रंश से बने हैं, दूसरे ऑप्शन में वो हैं। तो हम इन्हें एक दूसरे के साथ मेल कर बनाएंगे। तो पहले ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर होगा 2, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। बी है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसका मेल होगा 4। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसका मेल होगा 1 के साथ। और नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका मैचिंग होगा ऑप्शन 3 के साथ। आप हिंदी भाषा के विभिन्न रूप और इनके अपभ्रंश और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, 8, 10 या 18? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया किशोरी दास वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने या ग्रियर्सन ने? इसका आंसर होगा ए, किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान कर सर्वप्रथम प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? अब पाणिनि कौन थे? पाणिनि संस्कृत के व्याकरणकर्ता थे, उन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। तो उसमें जो स्थान संस्कृत में पाणिनि को प्राप्त है, वह हिंदी भाषा में किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन हैं कामता प्रसाद गुरु, कालिदास, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा ए, कामता प्रसाद गुरु। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है उद्दंत मार्तंड, बंगाल गजट, सरस्वती या भास्कर? इसका आंसर होगा ए, उद्दंत मार्तंड। ये सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में हिंदी भाषा है और सूची 2 में इन भाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहली भाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। तो इसका ऑप्शन होगा 4। दूसरी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली। तो इसका आंसर बिहारी हिंदी के साथ मैच करेगा 2। तीसरी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। तो सी के साथ 3 मैच होगा। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मालवी। तो डी का 1 के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है कुमाऊनी। तो ई और 5 का मैचिंग होगा। आप हिंदी के सभी भेद और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां मेरे चैनल में वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने इन पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली या बघेली? तो इसका आंसर होगा डी, बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बाकी कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा नाम भारोपीय भाषा परिवार के लिए प्रचलित नहीं है? भारत जर्मनी परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ आर्य परिवार
या भारत हिंदी परिवार भारोपीय? तो इसका आंसर होगा सी, द्रविड़ आर्य परिवार भारोपीय भाषा परिवार के लिए प्रचलित नहीं है। एक्चुअली ये एक अलग परिवार है, भारोपीय अलग है और द्रविड़ अलग है। द्रविड़ साउथ का है, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का काव्य रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? ब्रांच अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्रदेश या शोरसेनी अपभ्रंश? तो 45 का आंसर होगा डी, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? पाली, संस्कृत, नेपाली या बिहारी? यहाँ पे हमारे सी और डी दोनों ही ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ दोनों ही है, नेपाली और बिहारी। इन दोनों ही भाषाओं में लिंग भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं? पाली, प्राकृत, मागधी या संस्कृत भाषा के? तो इसका ऑप्शन होगा बी, प्राकृत। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस अपभ्रंश को अव्वहट के नाम से जाना जाता है? प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश या उत्तरकालीन अपभ्रंश? तो इसका आंसर होगा सी, उत्तरकालीन अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो इसका आंसर होगा डी, ब्राह्मी लिपि से। एक्चुअली खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियां हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि बहुत टफ थी और इसमें वो भारतीय भाषाओं को अभिव्यक्त करने के लिए सभी ध्वनि चिन्ह भी नहीं थे, और जबकि ब्राह्मी लिपि इस मायने में बहुत रिच थी, वो सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की ध्वनियों को अंकित करने में सक्षम थी। तो खरोष्ठी लिपि में भारतीय भाषाओं का विकास न होकर ब्राह्मी लिपि में ही भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इनके बारे में भी आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियोस में पढ़ सकते हैं, मैंने ब्राह्मी लिपि पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? द्रविड़ भाषाओं की, तिब्बती भाषाओं की, लैटिन भाषा की या हिंदी भाषा की? तो इसका आंसर है ए, द्रविड़ भाषाओं की। ट वर्ग की ध्वनियां द्रविड़ भाषाओं की देन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत? तो वैदिक युग से आधुनिक युग तक की भाषाओं के 4 चरण हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है पाली प्राकृत और चौथा है अपभ्रंश। तो अंतिम चरण होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? पुष्पदंत, विनय चंद्र सूरी, स्वयंभू या हरिभद्र सूरी? तो इसका आंसर होगा सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, या भाषा के साहित्य को? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, लिपि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की गई व्यवस्था को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बंगरू, अवधी या तेलुगु? तो यहाँ ऑप्शन होगा डी, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत, ऋग्वेद की भाषा, देव भाषा या आर्य भाषा? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में लोक साहित्य रचा गया। तो रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अपने सजेशन भी दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर की ऐसे ही सीरीज तैयार कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि यूपी टेट, सी टेट या आने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।